अगर एक सिंगल सेलर मार्केट में हो तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोपोली, उसकी मोनोपोली है। तो सिंगल सेलर इज़ बेसिकली द होल इंडस्ट्री। तो उसकी प्रोडक्ट की कोई जो प्रोडक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। एंड देयर आर बैरियर्स टू एंट्री के, दूसरी फर्म्स के लिए बैरियर्स होते हैं एंट्री के। ओके, तो मार्केट मेजरमेंट ऑफ द मार्केट पावर, तो मार्केट पावर होती है दैट इज़ बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब है कि फर्म को मार्केट पावर हासिल है। और अगर जो है ना वो प्राइस इलास्टिसिटी 0 होगी तो इसका मतलब है कि मार्केट उसे फुल मोनोपोली है उसके पास। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी कम होगी उतनी मार्केट पावर उसकी ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब है कि प्राइस वो जितनी मर्ज़ी बढ़ा ले लेकिन डिमांड में बहुत कम डिक्रीज़ होगी। इसी तरह क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी मार्केट पावर कम होगी, और जितनी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी उतनी मार्केट पावर ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब है कि अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो सब्स्टिट्यूट जो है ना वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो लोग अगर प्राइस बढ़ाएगा तो वो सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे लोग। जैसे कोक और पेप्सी है, पेप्सी अगर प्राइस अपनी बढ़ाए तो लोग कोक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि पेप्सी को उतनी मार्केट पावर नहीं है और उसको मोनोपोली नहीं है। ठीक है, मेन रीज़न ये होती हैं कि बैरियर्स टू एंट्री होते हैं मोनोपोली के अंदर, कि जो ना बैरियर्स टू एंट्री के हैं कंडीशंस दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर। नई फर्म्स के लिए आना मार्केट उस मार्केट में आना जहाँ मोनोपोली हो वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। तो मेनली 2 मेन रीज़न्स हैं मोनोपोली की जो बैरियर्स टू एंट्री। एक है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है जो ऑलरेडी बिग फर्म है इंडस्ट्री के अंदर जिसकी मोनोपोली है, वो उसकी एवरेज टोटल लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही हो, पर यूनिट कॉस्ट उसकी डिक्रीज़ हो रही हो एज द फर्म इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन। तो ऑलरेडी वो नेगेटिव जहाँ पे स्लोप होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का, वहाँ ऑपरेट कर रही होती है। जैसे ही वो बढ़ाती है अपनी प्रोडक्शन तो उसकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। तो नई फर्म्स के लिए उसमें इंडस्ट्री में आना मुश्किल होता है। तो दूसरी ये है कि बैरियर्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। लाइसेंसेस जो ना गवर्नमेंट देती है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजीज देती है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं। ठीक है, तो वो इसकी वजह से ये बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, तो वो नई फर्म्स का दाखिला मुश्किल होता है। फिर यह है कि कुछ एसेंशियल इनपुट्स अगर रिक्वायर्ड हैं किसी प्रोडक्शन में, उसमें किसी फर्म को जो है ना वो जो है ना कंट्रोल दे दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, कोई मेडिसिन है उसमें इनपुट्स यूज़ होते हैं, उन इनपुट्स का कंट्रोल किसी खास फर्म को दे दिया जाए, तो फिर जो ये दैट इज़ आल्सो बैरियर टू एंट्री। फिर आखिर में यह है कि ब्रांड लॉयल्टीज़ होती हैं कि लोग लॉयल होते हैं टू डिफरेंट ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आईफोन यूज़ करता है तो वो दैट इज़ जो कस्टमर्स हैं तो जो आईफोन यूज़ करते हैं तो ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है, तो दैट गिव्स द रूम फॉर द मार्केट पावर टू द फर्म। तो क्योंकि वो प्राइस बढ़ाएगी तो डिमांड कम होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। ओके, मार्केट डिमांड कर्व इज़ द फर्म्स डिमांड कर्व। मोनोपोली में ये होता है कि क्योंकि सिंगल फर्म होती है, सेलर जो मार्केट की डिमांड होती है वही फर्म की डिमांड होती है। तो मोनोपोलिस्ट मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल। अगर मोनोपोलिस्ट जो है ना बढ़ाना चाहता है अपनी सेल को, तो अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। दैट्स वाई द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ लेस दैन द प्राइस। ये एक डेटा है। फॉर एग्जांपल किसी फर्म को पेटेंट हासिल है स्पेशल प्रोसेस ऑफ द स्मोक्ड साल्मन, क्योंकि फ़िश है उसके बनाने में उसे स्मोक्ड फ़िश उसे स्पेशल राइट्स हासिल है। तो ये क्वांटिटी गिवन है इन द फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी गिवन है, द प्राइस इन द सेकंड। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी का। तो इसमें अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू होगा P इंटू Q। सो ये दिस इज़ Q, दिस इज़ P। तो ये जो है मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 18 माइनस यहाँ पे जो भी आएगा ना ये हम देख लेते हैं। सो ये आपके पास डेटा आ गया P इंटू Q टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू है।
सो 18 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, 18 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 18, और 32 माइनस 18 14 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल 14 एंड सो ऑन। तो ये इसका ग्राफ बनेगा डिमांड। सो जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उसका स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू का इज़ लेस देन द, जो हर पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू लेस होगा डिमांड से, एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है, प्राइस से। तो इस वजह से द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। तो आप ये देखेंगे अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप 2 होगा, इसका स्लोप अगर 0.5 है तो इसका स्लोप 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये होती है कि एक फर्म है, मोनोपोलिस्टिक फर्म, वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू अगर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो इसमें इस सिचुएशन में ये हो सकता है यहाँ से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी फाइंड करेंगे, उस पे अगर प्राइस एवरेज इज़ ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट है तो फर्म को इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। प्राइस अगर एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान है तो उसे लॉस होगा लेकिन शट डाउन नहीं होगा। ये आपके पास एक एग्जांपल है उसकी, जो है जब प्राइस, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, एट दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन प्राइस इज़ 7, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ 5, तो ये क्वांटिटी है। तो 7 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1400 आएगा रेवेन्यू, और 5 इंटू 200 ये आपके पास 1000 आएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो 1400 माइनस 1000, ये 400 आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी पे, यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है, वहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो उससे, प्राइस से, ठीक है। तो ये देखें, ये उसमें लॉस आप कैलकुलेट कर लें, 18 इंटू 50 इज़ द टोटल रेवेन्यू, 75 से ये 4000 टोटल रेवेन्यू है और 3750 टोटल कॉस्ट है, सॉरी टोटल कॉस्ट 4000 है और 3750 टोटल रेवेन्यू है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेवेन्यू आएगा, तो 250 इज़ द लॉस आएगा, ठीक है। लॉन्ग रन में जो है फर्म का जो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है, जो है जो मोनोपोलिस्ट फर्म है, और उस अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो वो जो है ना मार्केट से निकल जाएगी। प्राइस अगर लेस देन एवरेज टोटल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी, प्राइस अगर ग्रेटर देन एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी तो उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। तो ये देखें कि ये इसमें प्राइस जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट है, लॉन्ग रन एवरेज यहाँ ऐसा है, जहाँ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट 350 इज़ द क्वांटिटी, इसको 350 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू होगा, और 350 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये शेडेड एरिया इज़ द प्रॉफिट। ये एग्जांपल है, एग्जांपल में ये है कि वो आपसे कह रहा है कि ये डेटा गिवन है और ये आपके पास कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है, तो आप फाइंड करें, पहले मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से फाइंड करें और फिर मार्जिनल कॉस्ट, वो कह रहा था प्रॉफिट फाइंड करने का बोल रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये है कि यहाँ से हमने इन्वर्स डिमांड फंक्शन फाइंड करना है। इन्वर्स डिमांड फंक्शन ये होता है कि प्राइस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमने देखनी है। तो ये जो इसका इंटरसेप्ट होता है वो जब ज़ीरो क्वांटिटी हो तो प्राइस जो होगी वो दैट इज़ द इंटरसेप्ट, ओके। फिर हम इसका स्लोप जो होता है डेल्टा P बाई डेल्टा Q होता है स्लोप। तो यहाँ से हम कहीं से भी दो नंबर लेके उनका डिफरेंस ले लें। फॉर एग्जांपल 14 माइनस 16 इज इक्वल टू -2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो -2 बाई 4 इज इक्वल टू -0.5 इसका स्लोप आ गया। तो इससे अगर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना हो तो हम इसको 18 इसका मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए इंटरसेप्ट दोनों का सेम होता है, ओके, और स्लोप उसका डबल होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। तो 0.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को उस प्राइस फंक्शन में, इन्वर्स डिमांड फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ये टोटल रेवेन्यू है, ओके। तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, ओके। लेट्स अज्यूम कि फिक्स कॉस्ट 0 है, तो मार्जिनल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको आप Q से मल्टीप्लाई करेंगे 10
multiplied by 8 is equal to 80. So 112 minus 80 would be the profit would be the 30.